इस वीडियो में हम लोग धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले धारावाही टोरॉइड होता क्या है ये देख लेते हैं। तो टोरॉइड हमारे पास क्या होता है, एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है, जिसको क्या करते हैं हम लोग, एक विद्युत रुद्ध तार लेते हैं और उसको पास पास फेरे लपेट करके बनाया जाता है। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि एक जो लंबी परिनालिका होती है उसको क्या करते हैं, उसके दोनों सिरे को लेकर वलय के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो हमको टोरॉइड प्राप्त हो जाता है। और एक जो आदर्श टोरॉइड होता है उसकी मोटाई उसकी त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है। तो यहाँ जो हम लोग देख सकते हैं टोरॉइड का शेप कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लो ये टोरॉइड की मोटाई हो गई, यानी ये उसका मोटाई वाला हिस्सा हो गया, और ये इसका केंद्र है ओ बिंदु पे। तो यहाँ पर हम लोग एक तो जो ये रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालेंगे, एक जो है इस वाले एरिया में अंदर की साइड जो है टोरॉइड के अंदर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालेंगे, और ये टोरॉइड के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर एक पॉइंट आर ले लेते हैं जिस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। इस टोरॉइड के अंदर जो एक पॉइंट पी ले लेते हैं जिस पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने पा रहे हैं, और एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं इस टोरॉइड के बाहर जहाँ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले जो हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक टोरॉइड है हमारे पास, ये इस तरीके से टोरॉइड के अंदर, यानी कि हम लोग इस वाले भाग में बात करें, ये जो ये वाला भाग रहेगा इसकी मोटाई का, इसमें यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस पॉइंट पी की केंद्र ओ से दूरी जो है वो हमारा स्मॉल आर है। इस तरीके से इसमें फेरे लगे हुए हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या वो हमारा स्मॉल एन है, और इसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले माना कि टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन व बहने वाली धारा कैपिटल आई है, तब हमें टोरॉइड के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि हम लोग टोरॉइड में जानते हैं, जो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, या जिसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो वृत्ताकार लूप बनेगा उसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। लेकिन इसके अलावा जैसे हम लोग किसी पॉइंट पे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा मिलेगी उसके अनुदिश होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। किसी टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त, मतलब ऐसे वृत्तों का जो बहुत सारा समूह जिसमें क्या हो, जिसके केंद्र एक ही हो और त्रिज्या अलग अलग हो। संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है किसी बिंदु पर
चुंबकीय क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा के अनुदिश, यहाँ पर क्षेत्र की दिशा ना, दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। यानी कि कहने का मतलब है जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाएगा वो सकेंद्रीय वृत्त यानी सर्कल्स के फॉर्म में पाया जाएगा। और अगर जो है उसके किसी पॉइंट पे हमको, यानी जैसे यहाँ पर पी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो यहाँ पर हमको स्पर्श रेखा, या इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग पास, मान लो ये टोराइड का यहाँ पर पी पॉइंट है टोराइड के अंदर, जिसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। ये केंद्र ओ था और ये डिस्टेंस आर था। अगर हमको इस पी पॉइंट पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी होती तो वो कैसा होता है, इस पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, यानी कि ये वाली रेखा, इस स्पर्श रेखा के अनुदिश ये जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा होगी। यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी वो क्या थी, सेकेंडरी वृत्तों के रूप में पाई जा रही थी। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि पॉइंट ओ से आर दूरी पर एक बिंदु जो पी है जिसमें हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु से भी होकर के एक सेकेंडरी वृत्त जा रहा है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। और ये जो वृत्त होगा वो क्या होगा, एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, बिंदु पी से गुजरता हुआ आर त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करते हैं जो कि एम्पियर लूप की तरह कार्य करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो क्या होता है, एम्पियर लूप्स के लिए एप्लीकेबल होता है। यानी कि जब हमारे पास एम्पियर लूप हो तो उसमें हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एम्पियर लूप बन रहा है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम का लेफ्ट हैंड साइड लिखने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमको करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः इस एम्पियर लूप में हम लोग जो भी लिखे हैं इस एम्पियर लूप के लिए लिखें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, ऐसे पढ़ेंगे। ये रेखीय समाकलन है, तैल लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बी डॉट डी एल। तो हम लोग वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो हम लोग इसको अगर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके अलग अलग मॉड के गुणनफल के रूप में और कॉस थीटा के गुणनफल में ये लिख सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। वाला जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग कैसे लिखना है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए का मॉड डॉट बी का मॉड कॉस थीटा, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही चलने देते हैं, बी डी एल। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया था, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है जो कि नियत रहने वाला है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटीग्रेशन के अंदर डी एल कॉस थीटा, और ये एल लाइन इंटीग्रेशन को बता रहा है। कॉस थीटा के बी और डी एल के बीच का कोण है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये क्या है, हमारा जो अवयव है वो यहाँ पर डी एल अवयव है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी इसी साइड होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या थी, उस पॉइंट पर जो स्पर्शज्या खींचते उसकी अनुदिश होती। तो ये स्पर्शज्या था, तो यानी कि दोनों का यहाँ पर हम लोग से डी एल की डायरेक्शन ये है और बी की भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, चूँकि बी व डी एल के बीच का कोण
थीटा बराबर 0 डिग्री है, यानी कि बी व डी एल एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर बी इंटीग्रेशन डी एल, और ये हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 0 हमारे पास होता है 1, इसलिए ये क्या हो जाएगा बी लाइन इंटीग्रेशन डी एल। अब बी लाइन इंटीग्रेशन डी एल हमारे पास आ गया, तो ये जो डी एल है इसका समाकलन करें, समाकलन मतलब जोड़ना। अगर डी एल डी एल क्या है, ये यहाँ पर जो अवयव पाया जाएगा वो है। अब इस डी एल अवयव को, सारे अवयव को इसमें हम लोग जोड़ते जाए तो हमको क्या मिलेगा, इस टोराइड की जो परिधि होगी वो मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन डी एल बराबर वृत्ताकार लूप की परिधि, क्योंकि अगर हम लोग जो है क्या है सारे धारा अवयव डी एल को जोड़ते जाए तो हमको क्या मिलेगा, ये जो एम्पियर लूप जा रहा है उसकी परिधि मिलेगी। तो इसको परिधि क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, 2 पाई गुना त्रिज्या, तो ये वाला मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन बी डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ले रहे थे हम लोग, ये क्या आ जाएगा बी, और इंटीग्रेशन डी एल की जगह हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर। तो इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया एम्पियर नियम का। अब जो है एम्पियर का परिपथी नियम लगा देते हैं, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, और जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है वो कहता क्या है कि अगर हम लोग किसी जो बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र का यदि हम लोग रेखीय समाकलन करते हैं तो उस धारावाही लूप में बहने वाली धारा के म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः जो ये हम लोग कहते हैं बी डी एल लाइन इंटीग्रेशन, इस लाइन इंटीग्रेशन एल लिखना ज़रूरी है, और नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन बंद इंटीग्रेशन के लिए क्लोज पार दर्शाना जरूरी है। म्यू नॉट इंटू आर त्रिज्या के वृत्त, आर त्रिज्या के वृत्त, या यहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी लिख सकते हैं एम्पियर लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा, एम्पियर लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल बी डी एल। अब जो हमारे पास म्यू नॉट है, आर त्रिज्या की वृत्त, या जो हमारा एम्पियर लूप था उससे घेरी गई कुल धारा। कुल धारा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल फेरों की संख्या इंटू आई। तो इसको लिख देते कुल फेरों की संख्या गुना आई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग इसलिए लिखें क्योंकि जो है आर त्रिज्या वृत्त या एम्पियर लूप के द्वारा घेरी गई कुल धारा अगर हमको निकालनी है तो जो उसमें टोटल फेरों की संख्या इंटू जो है एक फेरे में जो धारा बह रही है, एक फेरे में आई धारा बह रही है, टोटल फेरों में कितनी धारा बहने लग जाएगी, फेरों की संख्या इंटू आई, और वही क्या होगी एम्पियर लूप में बहने वाली धारा के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। अब इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 से ये मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए थे कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। यदि जो है प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ रफ में देख लेते हैं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कुल फेरों की संख्या बटे लंबाई, और इसकी लंबाई क्या है 2 पाई आर यानी कि इसकी परिधि के बराबर है।
तो अगर हमको क्या निकालना है, कुल फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा एन इंटू 2πr। ये यहाँ पर फेरों की संख्या है और ये जो है उसकी लंबाई है, किसकी, टोराइड की। तो टोराइड की लंबाई 2πr हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको n को n इंटू 2πr लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कुल फेरों की संख्या जो कि कैपिटल n है, इसकी जगह में क्या आ जाएगा n इंटू 2πr इंटू आई। तो यहाँ से b हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr इंटू आई बाय 2πr। तो ये 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा b बराबर म्यू नॉट एन आई। यही जो है हमारा टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो कहीं भी इस व्यंजक में आर नहीं है, स्मॉल आर, यानी कि जो टोराइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र हो की तीव्रता होगी वो उस पॉइंट की, यानी जो पी बिंदु ले रहे थे वो कितनी दूरी पर है इस पे निर्भर नहीं करेगा। केवल जो है निर्भर किस में करेगा, जो बहने वाली धारा है और प्रत्येकांक लंबाई पे कितनी फेरे हैं उस पे ही निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, टोराइड के अंदर हम लोग किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नियत होता है। तो ये पॉइंट को लिख लेते हैं, समीकरण 4 से स्पष्ट, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर नहीं। आर क्या है, जो एक केंद्र ओ है उसके से पी पॉइंट के बीच की दूरी निर्भर नहीं करती। अतः हम यह कह सकते हैं कि टोराइड के अंदर, क्योंकि जो है म्यू नॉट तो नियतांक है और एन और आई भी जो है एक पर्टिकुलर केस के लिए नियतांक ही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, नियत होता है। चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है। तो हम क्या करते हैं, एक कंसिडरेशन लेते हैं कि अगर जो है टोराइड की माध्य त्रिज्या या औसत त्रिज्या जिसको वो क्या हो, कैपिटल आर हो और उसमें कुछ कुल फेरों की संख्या जो है कैपिटल एन हो, तब जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी समीकरण 2 में क्या फर्क पड़ेगा, क्या उसमें आर पे निर्भर आएगा, मतलब माध्य त्रिज्या पे निर्भर करेगा या नहीं, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंसिडरेशन लेते हैं, यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल आर व फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रत्येकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल एन जो कि था ये हो जाएगा कुल फेरों की संख्या बटे जो टोराइड की लंबाई। तो कुल फेरों की संख्या हम लोग माने थे कैपिटल एन और टोराइड की लंबाई क्या हो जाएगी 2πr। अब यहाँ पर आर की जगह हम लोग क्या टोराइड की माध्य त्रिज्या कैपिटल आर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर लिखेंगे, है ना। तब अगर माध्य त्रिज्या कैपिटल आर हो गई तो टोराइड की टोटल लंबाई हो जाएगी 2π कैपिटल आर। अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 2 में ये वाला मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में उपर्युक्त मान
रखने पर। इसके बाद हमको मिल जाएगा B बराबर म्यू नॉट, यहाँ पर था म्यू नॉट, n के जगह पे हम लोग ये मान रख देते थे n/2 r इंटू आई। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। B बराबर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल Ni/2 r। ये जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र है टोराइड के अंदर, जब क्या हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो और माध्य त्रिज्या कैपिटल I हो। तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 ही अभीष्ट व्यंजक है। वह समीकरण 3 की जगह और ले लेते हैं समीकरण 2। ये दोनों ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को दर्शा रहे हैं। जो समीकरण 2 है वो क्या बता रहा है, हम लोग को जनरल वैल्यू बता रही है। और ये जो है मतलब कि वो जो है प्रत्येकांक लंबाई फेरों की संख्या इस टर्म्स में बता रहा है, और ये जो है फेरों की संख्या के पद में बता रहा है। और दोनों ही क्या है, अभीष्ट व्यंजक है, यानी टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रही है। अब जो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का टोराइड है, मान लो इस तरीके से, और इसमें जो है ये टर्न्स होंगे। ये टोराइड है। अब हम लोग को ये केंद्र O है, इससे जो है टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालने, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो बिंदु कंसिडर किए थे वो कौन सा बिंदु था, Q बिंदु। Q बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। माना कि टोराइड, हाँ इसके पहले जो इसमें जो बहने वाली धारा आई है और प्रत्येकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल है ना, ये जो है पहले वाला ही रहेगा। तो उसको चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं, इस टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n व बहने वाली धारा कैपिटल I हो, तो टोराइड के केंद्र O से, अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेते हैं, R1 दूरी। R1 दूरी पर एक बिंदु Q है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यानी कि हमने किया क्या, मान लो ये हम लोग का टोराइड का, ये टोराइड है, ये इसका केंद्र O है, इससे दूरी R1 दूरी पर एक बिंदु, यानी कि ये दूरी क्या हो गई, R1 है। इस दूरी पर एक बिंदु Q है जिसको हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q बिंदु से होते हुए एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। तो ये इस Q बिंदु से होता हुआ एक एम्पियर लूप कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इस Q बिंदु से होकर जाती हुई एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या R1 है।
अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट Q में क्या होगा, कागज़ के इससे बाहर आती हुई जो विद्युत धारा है और जो कागज़ के अंदर जाती हुई विद्युत धारा, जो यहाँ पर कागज़ के अंदर जाती है और कागज़ से बाहर आती हुई विद्युत धारा इधर पास, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः जो है इस Q पॉइंट के लिए जो हमारे पास लूप मिल रहा है ये वाला, इस लूप के अंदर जो होगा विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि बाहर आने वाली विद्युत धारा और अंदर जाने वाली विद्युत धारा दोनों के करिए एक दूसरे को निरस्त कर देगी। यहाँ पर हम लोगों का जो I का मान है इसलिए शून्य हो जाएगा। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से लाइन इंटीग्रेशन V डॉट dl इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू जो हमारे पास एम्पियर लूप है उसमें घेरी गई धारा, एम्पियर लूप में बहने वाली धारा या एम्पियर लूप द्वारा घेरी गई धारा, एम्पियर लूप में बहने वाली या उसके द्वारा घेरी गई विद्युत धारा। तो इसको लिख लेते हैं। अब जैसे कि हम लोग लाइन इंटीग्रेशन इसी के पिछले केस में देखे थे, तो वो हमारे पास कुछ निकल के आया था B डॉट यानी B इंटू 2πr। तो यहाँ पर भी वही निकल के आएगा B इंटू 2π और r की जगह हम लोग अब क्या डिस्टेंस लिए हैं, r1 लिए हैं, तो ये B इंटू 2πr1 निकल के आएगा, म्यू नॉट क्रॉस एम्पियर लूप में बहने वाली है उसके द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो यहाँ पर I का मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर B निकल के आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू 0/2πr1 यानी कि B बराबर 0। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया, 0, यानी कि टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। उसको लिख लेते हैं। अतः टोराइड के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम लोग निकालेंगे, जो टोराइड के अंदर रिक्त स्थान था वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ अगला थर्ड हेडिंग जो है, टोराइड के अंदर नहीं है, एक्चुअली वो जो रिक्त एरिया रहेगा उसके अंदर द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये क्या निकल के आएगा, हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हम लोग पास टोराइड था, तो हम लोग किस रिक्त क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ये इसमें जो फेरे लगे होंगे, टर्न्स, I धारा बह रही है, प्रत्येक लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n है, केंद्र O है, और जो त्रिज्या होगी पॉइंट से, ये हमारा केंद्र हो गया। और इस केंद्र से मान लो R2 दूरी पर ये बिंदु क्या है, कैपिटल R है, बिंदु कैपिटल R है, और कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोगों को क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखते हैं उसको लिख लेते हैं। माना कि टोराइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
स्मॉल n है तथा बहने वाली धारा कैपिटल I है, तब टोरॉइड के केंद्र से R2 दूरी पर एक बिंदु R है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, केंद्र O से जो R2 डिस्टेंस पे पॉइंट R है कैपिटल R, उससे होता हुआ एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। तो ये मान लो केंद्र O रहा होगा, ये R2 डिस्टेंस पे पॉइंट R है, तो इससे होता हुआ हम लोग एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। अब जो है यहाँ पर इसी पॉइंट को लिख लेते हैं। बिंदु O से R2 दूरी पर बिंदु R से होकर जाता हुआ एक एम्पियर लूप की कल्पना करते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या टोरॉइड के रिक्त स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले, तो इसके पहले जो हमने एक रीज़न देखा था, इसके कारण क्या था, धारा का मान 0 हुआ था। सेम रीज़न क्या है, इस पॉइंट कैपिटल R पे भी लागू होगा, यानी कि यहाँ पर भी इस लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा, जो R2 डिस्टेंस का लूप है उसके द्वारा घेरी गई कुल धारा क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस लूप द्वारा घेरी गई धारा 0 होगी। अतः क्या हो जाएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम से, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये होता है हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स जो एम्पियर लूप है उसके द्वारा घेरी गई धारा। तो यहाँ लिखते हैं एम्पियर लूप में बहने वाली धारा या एम्पियर लूप द्वारा घेरी गई धारा द्वारा बहने वाली धारा या उस लूप द्वारा घेरी गई धारा। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा B.dl बराबर म्यू नॉट, और जो धारा था वो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे I, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर था रेखीय समाकलन था ना, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा B, और dl की जगह पे इंटीग्रेशन dl, और इसको जो हम लोग फर्स्ट वाले केस ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0 0, और इसको फर्स्ट वाले केस में सॉल्व किए थे तो वो आया था B इंटू 2πr, और क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है R2 है इसलिए B इंटू 2πr2 आ जाएगा बराबर 0, यानी कि B का मान आ जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो टोरॉइड के अंदर रिक्त स्थान होता है उस पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। तो इसको लिख देते हैं, अतः टोरॉइड के भीतर या अंदर रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है।